क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ये 2023 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9। तो तुम एक काम करो, तुम एक पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट ले लो Q, 4 मीटर के ऊपर, E की वैल्यू कितनी है 9। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 कब आएगा? तो E की वैल्यू 16 कब आएगी, ये क्वेश्चन है। तो जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो 9 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा बोल सकते हो 4 स्क्वायर, या ऐसा कर लो, इसको E1 कर लो, इसको E2 कर लो, और ये R1 कर लो, और ये R2 कर लो। तो E ऑफ 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, E2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। आपको E1 पता है, आपको E2 पता है, आपको इसमें R1 की वैल्यू पता है, आपको R2 इसमें R1 पता है, R1 पता है, आपको R2 निकालना है। कितना आंसर? 3। आंसर 3 है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे करना है, E कैसे इस पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट P लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है और पॉइंट P कहाँ पे लाई करता है? इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे लाई करता है। तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, वो x के साथ कैसे रिलेटेड है, इसका आंसर मार्क करना है। बोलो ABCD में से क्या मार्क करेंगे? कितने लोग बोलते हैं A, कितने लोग बोलते हैं B? अगर आपको डायपोल का रिजल्ट याद हो, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो शॉर्ट डायपोल में x³ के ही प्रोपोर्शनल होता था, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। लेकिन उसने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है। उसने पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल में एक x घटा दो, x² आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 डिग्री कम हो जाएगी। तो अगर ये x³ के प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल x² के प्रोपोर्शनल है, तो आंसर 1/x²। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। अब वो क्या होगा इनमें? देखो, अब ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो गया। अब कोई कहता है जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों की दोनों बीम आपस में मिल जाएंगी। अब कितना पैरेलल तो ये भी हो सकता है, वो बीम वहां जा रही है, ये बीम यहां जा रही है, तुम्हें कौन सा दूरी पता है। लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम जब मूव करेगी तो आपस में इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, प्रोटॉन रिपेल करेंगे। तो आंसर रिपेल मार्क करके आना। तुम्हें नहीं पता वो कितने पैरेलल हैं, वो कितने क्लोज हैं और कितने दूर हैं। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि दो बीम्स आपस में अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। तुम इसमें क्या करना, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, प्रोटॉन रिपेल करता है, तो बीम आपस में स्कैटर हो जाएंगी, दूर दूर भागेंगी, तो रिपेल ईच अदर। ठीक है यहां तक? तो नेक्स्ट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर राउंड ट्रिप में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। और नेक्स्ट क्या रीजन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, और बी इसका रीजन भी है। नेक्स्ट है, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी। तो ये दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस ए है और एक का रेडियस बी है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ वायर, तार से जोड़ दिया। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये क्वेश्चन है। एट देयर सरफेसेस, रूल नंबर 1, जब ये दो स्फीयर्स हैं और आप इन्हें जोड़ेंगे, दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है Q1 और इसके ऊपर कितना आ जाता है Q2। वो ये नहीं बोलना कि दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा, दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 Q1/A, 1/4πε0 Q2/B।
यहां से Q1 एंड Q2 की जो रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगी, A बाई बी। फिर तुम्हें तो E की रेशियो निकालनी है, तो E की रेशियो क्या होगी, E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और E2 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो यहां से Q1 और Q2 की रेशियो तो यहां से निकाल ही लोगे, और यहां से Q1 Q2 की रेशियो को यहां पर पुट कर दोगे तो E1 E2 की रेशियो आ जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पोटेंशियल को इक्वेट करके Q1 Q2 की रेशियो आ गई, उस रेशियो को यहाँ पुट करके E1 E2 की रेशियो आएगी। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का, कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब पैरेलल प्लेट ए, तो और भी है इसमें, चलो अच्छी बात है, चॉइस भी देता है ये, पर हम तो सारे क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाय अ बैटरी टू अ वोल्टेज ऑफ V। तो ऐसे करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए, ये लो, इसकी कैपेसिटी क्या है C, चार्ज बाय V, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। फिर उसके बाद एक B कैपेसिटर ले आए जिसकी कैपेसिटी कितनी है 2C, और इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0। तो आपने दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया। जब आप दो कैपेसिटर्स को इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी कैसे, कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो V2 की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे 0, तो कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू C इंटू वी अपॉन C प्लस 2C। तो कितना आंसर आ गया V/3। तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल में इसकी वैल्यू कितनी आ गई V/3, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई V/3। ठीक है, स्टेप क्लियर है। निकालना क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी। अब नया चार्ज क्या होगा, इसका C इंटू V/3, इसका चार्ज क्या होगा 2C इंटू V/3। तो दोनों चार्ज आगे, दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा नया चार्ज। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया, फिर नया चार्ज भी आ जाएगा, C1 इंटू V1 C2 इंटू V2 से डिवाइड करके आंसर आएगा। नेक्स्ट है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन ए इनिशियली। तो फाइनली इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ C इंटू V/3 का स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू V/3 का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर ऐड कर दोगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी इसकी A और B की। और इनिशियल एनर्जी A की कितनी है, हाफ CV स्क्वायर। इन दोनों की रेशियो निकाल के आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, कॉमन पोटेंशियल। और आप देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल पर रेपिटेशन में दिखेंगे आपको, तो कॉमन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। क्लियर है यहां तक कैपेसिटर्स के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर अब 5 नंबर की ओपनिंग क्वेश्चन आप किसी भी पेपर में देख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही करेगा पक्का। तो क्वेश्चन 5 मतलब छोटे मोटे तो आने ही आने हैं, 5 नंबर के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही आएगा। अब सारे 5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे आज हम। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर। तो इनफाइनाइट वायर है, ई का फॉर्मूला निकालना है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम के अंदर एप्लीकेशन थी, उसकी पहली डेरिवेशन यही थी, और इसका आंसर है। चलो कुछ तो आया, लेकिन प्रॉब्लम ये 5 नंबर में नहीं आया। 5 नंबर में तो 3 पार्ट्स आए, वो तो 2 नंबर का भी नहीं है। नेक्स्ट है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वो कह रहा है एक वायर है, इस वायर का लैम्डा आपको गिवन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड v सच दैट वायर पासिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर काट रहा है, सर्कल में चक्कर काट रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। में चक्कर क्यों काटेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये क्या प्रोवाइड करेगी, इसे सेंट्रीपिटल। तो अभी तो इट इज मूविंग इन अ सर्कल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी चार्ज इनटू ई, क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है ई की वैल्यू। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, मान लो इसका डिस्टेंस आर है, तो ई का फॉर्मूला ये होता है इनफाइनाइट वायर का। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये अट्रैक्टिव फोर्स, लाइन चार्ज नेगेटिव चार्ज को इतनी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अब ये जो फोर्स आएगी
ये जितनी भी फोर्स आई ये क्या प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन को? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? mv² की। हमने क्या निकालनी है? इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। mv² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1/2 इंटू ई इंटू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है? ये इसका आंसर है। ये अगला पार्ट है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई इसका लैम्डा के साथ ग्राफ प्लॉट करो। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, क्या लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो ये नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, चॉइस है तुम्हारे पास। सेकेंड है इसका कि कंसिडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट 0,0 एंड a,0। वो कह रहा है दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, एक 0,0 पे है और दूसरा a,0 पे है, ऐसे। तो कह रहा है कि इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है कहीं पर? हाँ या ना? क्या इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां ई 0 हो सकता है? कहां पे? मिड पॉइंट पे। क्योंकि मिड पॉइंट पे जब तुम यहां पर +1 रखोगे, ये चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा और दोनों ई की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर यस, ऐसा हो सकता है। कहां पे? मिड पॉइंट पे। इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल 0 करने के लिए एक चार्ज पॉजिटिव चाहिए और दूसरा चार्ज नेगेटिव चाहिए। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता, फील्ड 0 हो सकता है। नेक्स्ट है कि अब अगला पार्ट है, ये आपके सामने एक ट्राइंगल गिवन है। क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालनी है। सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस सबको पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसकी एनर्जी प्लस Q1 Q2 बाई आर इसकी एनर्जी, Q1 Q2 बाई आर इसकी एनर्जी। तीनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, तो आप हमने सिस्टम ऑफ 3 पेयर ऑफ एनर्जीज की थी, 3 चार्जेस की एनर्जी की थी। तो इसमें अच्छा, आई एम सॉरी, इसमें सिग्निफिकेंस है तो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। स्टेट दी सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ओके, वो कह रहे हैं कि पहले ये वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल बाद में करते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव, अगर मान लो आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो बताओ उसका सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव का? सोचो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब आने वाली है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तब आने वाली है जब आपका एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। सही है? और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये दो चार्जेस एक दूसरे की पास आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पर तुम वर्क डन करके उन्हें क्या करोगे? सेपरेट। और तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव। तो ये सिग्निफिकेंस है आपका नेगेटिव का। तो आपने अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया। नेक्स्ट है, ये 3 चार्जेस कॉर्नर पे पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बता दिया मैंने। पहले इनकी निकाल दो, फिर इनकी निकाल दो, फिर इनकी निकाल दो, तीनों को ऐड कर दो, आंसर है। तो मेरे को लगता है कि ये वाला पार्ट ज्यादा थोड़ा सा, बाकी दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पसंद है वो कर लेना। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये अगले चैप्टर का, वैसे इन ईएम वेव का चैप्टर डल गया, ईएम वेव का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता क्या था, याद है? स्पीड ऑफ ईएम वेव c 3 × 10⁸। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट चार्ज है Q और वो 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहा है? E। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 हो जाए तो वो क्या होगा? तो ये E/4 है, तो वो डिस्टेंस बोलो क्या होगा? आज हमने क्वेश्चन किया ना अभी, E फर्स्ट क्वेश्चन यही तो था, E डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3²। तो पहली इक्वेशन E 3² और दूसरी इक्वेशन E/4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R
डैश का स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर लेना, ई से ई कैंसिल, आर डैश की वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो आर डैश की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या आंसर आ रहा है? आंसर नहीं है। 6 मीटर, तो इसको डिवाइड कर लेना, तो आंसर जो आएगा इसका 6 मीटर आएगा, 6 मीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट गिवन है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? पी गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, मैग्नीट्यूड, और वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क। ओके, तो ये ई नहीं है, ये आपको टॉर्क गिवन है। ओके, टॉर्क मैक्स गिवन है। क्या निकालना है? ई की वैल्यू निकालनी है। मुझे सिर्फ ये बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है? पी ई साइन थीटा। हाँ, तो ये मैक्स है। मैक्स कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 है। अब तुम्हें ये पता है, तुम्हें ये भी पता है, ई निकाल देना आंसर, ये तो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। सही, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला लगाना, आंसर आएगा पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज मूविंग इन अ सर्कल। सेंटर पे चार्ज कितना पड़ा हुआ है? माइनस क्यू। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और रेडियस इसका ए है, अभी किया था हमने। तो अगर ये क्यू नॉट इसके आसपास घूम रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। और ये क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल, mv स्क्वायर बाय ए। नहीं, ये और ये डिस्टेंस है ना, डायमीटर ऑपोजिट थोड़ी ना है, रेडियस है। तो यहां से कैंसिल, किसकी वैल्यू आ गई? mv स्क्वायर। तुमने क्या निकालनी है? काइनेटिक, तो तुम ये हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? और ये नोट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी बार बार घुमा रहा है, घुमा घुमा के काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रहा है, क्वेश्चन रेपिटेशन में आ रहा है, चेंज कर करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर का पेपर है, अब ये 2023 के बाद अब 24 है। क्या आंसर है? टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट 2a डिस्टेंस अपार्ट। ये लो, ये q है, ये q है, और ये 2a है। थर्ड चार्ज -2q को मिड पॉइंट में रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी? सिस्टम ऑफ एनर्जी हमने निकाली थी, पहली एनर्जी इसकी और इसकी, डिस्टेंस इनके बीच में a कर लेना, तभी तो टोटल 2a दे रहा है आपको। तो पहली एनर्जी इसकी इसकी, दूसरी एनर्जी इसकी इसकी, तीसरी एनर्जी इसकी और इसकी, तीनों को ऐड करके ऑप्शन मार्क कर लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमने किया था, अगर ये इस टाइप के 3 चार्जेस एक लीनियर इस तरीके से पड़े हो, तो एनर्जी क्या निकलती है? पहले फर्स्ट 2 चार्जेस की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r, और इसके लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r का मतलब 2a। स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स हैं। एक B1 बॉल है जिसके ऊपर -7 पिको कूलम चार्ज है, एक B2 बॉल है जिसके ऊपर +4 पिको कूलम चार्ज है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3, ये रहा एक B3, एंड देन सेपरेटेड। तो फाइनल चार्ज हर बॉल के ऊपर -2 हो गया, तो आंसर इसका B3 का चार्ज क्या है? -3। करेंगे क्या? देखो, फाइनल चार्ज हर के ऊपर कितना हो गया? -2, दूसरे के ऊपर -2, तीसरे के ऊपर -2, तो फाइनल चार्ज कितना हो गया? -6। ठीक है, चार्ज तो कंजर्वेटिव है, तो इनिशियल चार्ज दिस प्लस Q3 इक्वल टू कितना? -6। निकाल लेना, Q3 आ जाएगा। तो पहले कॉन्टैक्ट में लाने से पहले टोटल चार्ज निकाल लो, कॉन्टैक्ट में लाने के बाद टोटल चार्ज में पता है इसमें -6 है, इन्हें इक्वेट कर दो, इक्वेट करके आंसर -3 आएगा। क्लियर है यहां तक? लॉजिक समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखो, जो वर्क डन है इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इन शॉर्ट आपको एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? माइनस ई डॉट डी एक्स। मैं डी एक्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस में सब कुछ चल रहा है। तो माइनस ई का मतलब क्या है? 10x प्लस 4 इंटू डी एक्स। ए पार्ट में इसकी जो लिमिट लगेगी, सब कुछ x में चल रहा है, तो x की लिमिट क्या है? 5 से लेके 10। तो इंटीग्रेट कर लेना, 5 से लेके 10 तक आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? माइनस 10x प्लस 4 इंटू डी एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट 5 से लेके 5, और सबको पता है कि अगर अपर एंड लोअर लिमिट सेम है तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। आंसर 0। तो बी पार्ट का आंसर तो स्टेट अवे 0 ही है, और ए पार्ट की लिमिट लगा के आंसर वाई एक्सिस इसमें नहीं काम कर रहा। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या लॉजिक है इसका, कि क्या करना है ई डॉट डी एक्स में? ठीक है, पीपीटी शेयर करूंगा मैं आपसे, तो ये मैं आपको गूगल ड्राइव पे डाल के दूंगा। आप आराम से एक बार गो थ्रू, पेपर से पहले भी चाहिए होगी आपको, फटाफट गो थ्रू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें फिर 5 नंबर की ओपनिंग इसने करनी है, इलेक्ट्रोस्टैट्स ने करनी है। फिर से एक बार देखो, मतलब पूरा अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है वो इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T को कैपेसिटर की प्लेट में इंसर्ट कर दिया। एक्सप्रेशन निकालो कैपेसिटेंस का। तो बोलो C का फॉर्मूला क्या लगेगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के की डेरिवेशन पूछ रहे। तो एक बात तो पक्की है, इलेक्ट्रोस्टैट में 1-2 नंबर की तो डेरिवेशन पक्की आएगी। मतलब इतना इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ के 2 नंबर तो पक्के आएंगे आपके डेरिवेशन से। ठीक है, अगला पार्ट है, 2 कैपेसिटर्स हैं। 2 कैपेसिटर्स में ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल 100 वोल्ट के साथ। टोटल एनर्जी आपको गिवन है इनमें, C1 C2 निकालो। तो मान लो 2 कैपेसिटर C1 C2 सबसे पहले किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी? ये आएगी। मैंने इन्हें 100 वोल्ट के साथ लगा दिया, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? हाफ सी वी स्क्वायर। और ये एनर्जी की वैल्यू है कितनी? 40 मिली जूल। ये आपका पहली क्वेश्चन है। फिर बी पार्ट में वो क्या कह रहा है? इसको किस में कनेक्टेड करना है? इन पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके इक्वल है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? हाफ C1 C2 इंटू 100 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 250। इक्वेशन नंबर 2। तो तुम यहां से सॉल्व करके C1 C2 अपॉन C1 पर C2 निकाल लोगे, यहां से सॉल्व करके C1 पर C2 निकाल लोगे, उस C1 प्लस C2 को यहां पे पुट कर दोगे, तो फिर C1 इंटू C2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब C1 इंटू C2 आ गया, C1 प्लस C2 आ गया, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C1 एंड C2 की वैल्यू निकाल लेना, आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां तक? देखो, सॉल्व करने का काम आपका है, C1 C2 निकालना। इक्वेशन कैसे बननी है, बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। चलो, नहीं पसंद न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं, छोड़ दो। और भी है, यूजिंग गॉस लॉ, कह रहे हैं इनफाइनाइट शीट की डेरिवेशन करके दिखा दो। ये तो ठीक है, शीट की डेरिवेशन सबको आती है, हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की थी। इनफाइनाइट शीट की एप्लीकेशन देखो, गॉस थ्योरम की डेरिवेशन तो 100% आनी आनी है, कोई भी आएगी। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर याद करो, हमने 2-3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में क्यूब के किए थे, क्यूब के, कि ई वेक्टर इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो आपको इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है कितना है, और क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, और क्यूब ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। देखो, वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। तो एक काम करना है, इस फेस पे
E1 की वैल्यू निकालनी है, यहां पर x की वैल्यू 0 है, x 0 का मतलब E1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 2 आएगी, और x एक्सिस आई कैप है, तो E1 वेक्टर कहां पर है, राइट की तरफ है, ऐसे राइट की तरफ है। यहां पर अब E2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 10 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि साइड ऑफ क्यूब 10 है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना 0.1 मीटर, तो यहां पर x को 0.1 वैल्यू पुट करके E2 की वैल्यू आएगी 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 2, E2 आ गया। अब यहां पर E2 राइट की तरफ है और एरिया भी राइट की तरफ है, यहां पर E1 राइट की तरफ है पर एरिया लेफ्ट की तरफ है। बाकी फेसेस में जो फ्लक्स की वैल्यू है E डॉट डी एस 90 की वजह से 0 हो जाती है, सिर्फ ये दो फेस ही काम करते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसकी वजह से E2 इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 0, और इसकी वजह से E1 इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 क्या होता है, नेगेटिव। तो तुम्हारे पास E1 E2 पता है, तुम्हारे पास एरिया पता है, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। टोटल फ्लक्स आ गया तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू को यहां पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, आंसर क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से चार्ज निकलेगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, आपकी बुकलेट के अंदर सॉल्व भी है ये क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो, हमने काफी क्वेश्चन क्यूब के किए थे, इस सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 पॉइंट चार्जेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। तो ये ए बी सी का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रहा ए बी एंड सी विद ए बी की वैल्यू कितनी है 5L, ए सी की वैल्यू कितनी है 5L, बी सी की वैल्यू कितनी है 6L। तो क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है मिड पॉइंट ऑफ बी सी पे। ये रहा मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये कितना है 3L, ये कितना है 3L। पोटेंशियल निकालना है, कौन लगाएगा पोटेंशियल, कितना चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो यहां पर भी Q चार्ज है, यहां पर भी Q चार्ज है, और यहां पर भी Q चार्ज है। तो Q चार्ज यहां पर पोटेंशियल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 3L, ये Q चार्ज भी पोटेंशियल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई 3L, और एक ये Q चार्ज लगाएगा, अगर ये 5L है, ये 3L है, तो ये 4L है, तो Q बाई 4L, इनको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक है इसका, निकाल लोगे पोटेंशियल यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका किसका ग्राफ है, फोर्स का और 1/r²। तो ये ग्राफ है F का वर्सेस 1/r² का ग्राफ है। अब पहली चीज ये बताओ कि F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r² फोर्स होती है, या F इंटू r² इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 होता है, या F 1/r² इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 है।
वाई एक्सिस में एफ है, एक्स में 1/r² है, तो इसकी रेशियो क्या दे रही है, इसकी स्लोप, इसकी स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो स्लोप देगी आपको। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि वाई एक्सिस में फोर्स है, एक्स एक्सिस में 1/r² है, तो वाई और एक्स एक्सिस की जो रेशियो है वो आपको स्लोप दे रही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर चार्जेस क्या है, Q1 Q2, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, Q1 इंटू Q2, तो इसकी स्लोप क्या है, इसकी जो स्लोप है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है। और जो नीचे की स्लोप आएगी, नीचे की जो स्लोप आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q2 और Q3 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q2 Q3 है। अब वैसे ही डायग्राम ज़्यादा ठीक बना नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड में ठीक आएगा। ये जो स्लोप है वो क्वेश्चन में बड़ी दिखाई देगी इससे, ये तो ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, पर वैसे या तो एंगल देगा आपको 60 डिग्री 30 डिग्री, नहीं देगा तो दिखेगा कि ये स्लोप बड़ी है ये छोटी है। अगर ये स्लोप बड़ी है इसका मतलब Q2 Q3 का प्रोडक्ट Q1 Q2 से बड़ा है, इसकी स्लोप इससे बड़ी है, ठीक। और मुझे ये पता लग रहा है कि ये फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव में, और ये भी पता है मुझे Q2 चार्ज पॉजिटिव है। अगर Q2 पॉजिटिव है और फोर्स भी पॉजिटिव है तो Q1 भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव। अगर Q2 पॉजिटिव है लेकिन फोर्स नेगेटिव है तो Q3 क्या रहा होगा, नेगेटिव है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को ये चीज़ तो दिख ही रही है, ये रही। अब इसमें Q2 से Q2 क्या हो गया, कैंसिल, तो Q3 Q1 से तो बड़ा है। सबसे बड़ा इसका, सबसे छोटा Q2 वो क्या ही रहा है, लीस्ट मैग्नीट्यूड है, सबसे एंड में तो Q2 ने आना ही आना है, और Q3 Q1 से बड़ा उन्होंने प्रूव ही कर दिया, तो यानी कि डी ऑप्शन आ गया, डन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज q, ये लो, एक थिन शेल है, इसका रेडियस r है और चार्ज इसका q है। एक कैपिटल Q चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके सेंटर पे हमने रख दिया। फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल, भाई इंडक्शन लगवा रहा है, Q है, माइनस Q है, प्लस Q है।
आउटर सरफेस पे सिग्मा क्या होगा? आउटर सरफेस का चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है पोटेंशियल निकालो एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। ये लो, ये रहा आपका r/2। यहां पर क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। अब यहां पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? सबसे पहले ये चार्ज लगाएगा। कितना लगाएगा? पॉइंट चार्ज q डिवाइडेड बाय r/2 लगाएगा। फिर कौन लगाएगा? -q लगाएगा। अब क्योंकि ये शेल है, शेल के अंदर v हमेशा शेल की वजह से कांस्टेंट होता है, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना अंदर होगा। तो सरफेस पे, इसके सरफेस पे -q का पोटेंशियल क्या होगा? ये होगा। और फिर ये चार्ज है, इसका चार्ज ये रहा, इसका पोटेंशियल सरफेस पे जो होगा वही अंदर होगा। शेल की प्रॉपर्टी है, जितना पोटेंशियल सरफेस उतना इनसाइड होगा। लगा लेना आंसर। शेल प्रॉब्लम डाल दी पूरी उसने उठा के, वो इंडक्शन वाली जो हमने क्लास में की थी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें? पहले सिग्मा आएगा, फिर हर चार्ज यहां पर v कंट्रीब्यूट करेगा। और शेल की एक प्रॉपर्टी है कि शेल के अगर अंदर कोई पॉइंट है वहां e तो 0 होता है, पर v की वैल्यू उतनी होती है जितनी सरफेस पे उतना ही अंदर, वो बराबर से सेम वैल्यू रखती है। ठीक है यहां तक? तो ये भी पहला पार्ट तो चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी में कुछ किया ही नहीं। ये लो, ये चार्ज डेंसिटी है, वो कह रहे हैं कंडक्टिंग शेल है, इसके सरफेस पे q चार्ज है, सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज है, तो बाय इंडक्शन ये -q और ये +q हो गया। तो ये सिग्मा निकालना है आउटर का। ये रहा सिग्मा, ये किया है। ठीक है यहां तक? ये भी कोई बहुत मतलब सीरियसली पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला गया ये भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने किया हुआ है अपने बुकलेट में, स्पेशल लिख के दिया भी था मैंने कि इसमें एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और उस टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उठा के डाल दिया, तो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब P और E में एंगल 0 होता है। अनस्टेबल तब होता है जब P और E में एंगल 180 होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना, और यहां पर θ2 की जगह 180, θ1 0, तो 2P सही। नेक्स्ट, तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये रहा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये लैम्डा है। तो आपको ये बताना है कि x डिस्टेंस पे एक चार्ज q है और इसके ऊपर कूलम फोर्स क्या लगेगी। देखो यहाँ पर लैम्डा क्या लगाएगा? e लगाएगा। e कितना लगाएगा? लैम्डा बाई 2πε0 x लगाएगा। तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या लगने वाली है? रिपल्सिव। तो आंसर रिपल्सिव में से होगा कितना? फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी? Q इंटू ई। तो E की वैल्यू को यहां पुट कर देना, फोर्स की वैल्यू आएगी आंसर F इज इक्वल टू QE। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो निकाल लेना F इंटू QE। नेक्स्ट, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स। एक शेल है A जिसका रेडियस कितना है? R। एक शेल है B जिसका रेडियस कितना है? 2R। बहुत दूर पड़े हैं, एंड चार्ज टू सेम डेंसिटी, सिग्मा दोनों का सेम है। सिग्मा होता क्या है? चलो इस पे मान लो चार्ज Q1 है डिवाइडेड बाय इसका एरिया, तो यहां से Q1 की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4πr²। मान लो इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो Q2 क्या आएगा? सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r का स्क्वायर। तो Q1 Q2 आ गया। दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, तो फाइनल पोटेंशियल निकालो शेल ए का, तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। तो आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एक काम करते हैं, C1 V1 की जगह Q1 कर लेते हैं, और C2 V2 की जगह Q2 कर लेते हैं। C1 प्लस C2, Q1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं सिग्मा इंटू 4π इंटू r²। Q2 निकाल चुके हैं सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1। अच्छा C1 बोलो, C1 क्या होगा? बताओ C1 क्या होगा?
एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर का C1 क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और दूसरे का क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निकाल लेना आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये भी एनसीईआरटी पॉइंट है, उसे मैं ये तो नहीं कहूँगा देखो ऐसे भी नहीं कि तुम याद करके कि तुमने लिख दिया, कॉमन पोटेंशियल की नॉलेज चेक हो रही है पूरी की, तुम्हें लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, हाँ हाँ 22-24 का पेपर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 24, ये सही है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ पता है, डायपोल की लेंथ को कैसे लिखते हैं 2a, ये गिवन है, आपको एंगल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पता है, और टॉर्क भी पता है। तो क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। टॉर्क क्या होता है बोलो, P E साइन थीटा, और P क्या होता है Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास थीटा पता है, तुम्हें E पता है, 2a पता है, और टॉर्क पता है। सॉल्व करके क्या आ गया, Q आ गया। ठीक, अब वो कह रहे हैं कुछ कैपेसिटर्स हैं और हर कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और आपको क्या करना है इसमें, आपको बताना है कि आपको नेट कैपेसिटेंस 6 चाहिए। कैसे आएगी, हिट एंड ट्रायल है। कह रहा है ऑल इन पैरेलल नहीं, ऑल इन सीरीज नहीं, तो करके देखना पड़ेगा, दो सीरीज में और एक पैरेलल में, सी आंसर आएगा इसका। तुम लगा लगा के इसमें देखोगे कि इसका आंसर 6 कैसे आएगा, राइट। नेक्स्ट, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम में P और E के बीच में एंगल 0 होता है, और अनस्टेबल में P और E में एंगल 180 होता है। और राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन ईच केस, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में -P cos 0 -P cos 180 आंसर। ठीक, फिर 5 नंबर की ओपनिंग यही करेगा, हर साल यही करेगा। कि ये डिस्कशन के बाद 1.5 घंटे का टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, 1.5 घंटे में प्लान में लिखा तो हुआ है उसमें,
नेक्स्ट है, हाँ उसमें जो भी लिखा हुआ है पूरे बचे हुए 10 ईयर भी आएंगे। ये आधे हैं, आधे आपने हाथ से लिखवाने हैं। और वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, उसमें ऐसा नहीं है, वो पूरे सारे के सारे पेपर एक एक 1.5 घंटे के हैं, पूरा थॉरो। मतलब जो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे से कोई पूछे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं टेस्ट निकाल के दे दूंगा कि पकड़ ले, उसमें एक एक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो मतलब वो थॉरो टेस्टिंग है, अच्छी टेस्टिंग है। वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट है ना उसकी सीरीज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो प्लीज। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर्स। आप कहानी देखो कहां से डाल रहे हैं। टू कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विद अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। बेकार की बात है, पैराग्राफ तो बिल्कुल किसी काम का ही नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है। क्वेश्चन तो ये है, कह रहा है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो। हमने क्लास में किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज किया था, इसको उड़ाना होता था, और ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में आएगा, वो भी आएगा। जो आंसर आएगा इसके साथ भी फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में करना पड़ेगा, पैरेलल में हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद देखो इसने भी क्या चला के दिखाई, सी भी नीचे दिखाया इसने। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, एक्सप्लेन। तो हमने किया हुआ है ये, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगी आपकी कैपेसिटेंस कितने टाइम हो जाएगी, के टाइम्स, के टाइम होगी। पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाय सी, तो कैपेसिटेंस के टाइम, तो पोटेंशियल गिर गया, कम हो गया। पोटेंशियल गिर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी बाई डी, डी वी बाई डी आर। अगर ये गिर गया तो ये भी गिर गया, आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाएगा, डिक्रीज हो गया। तो समझ में आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करना है मैथमेटिकली। तो कैपेसिटेंस के टाइम, पोटेंशियल डिक्रीजेस और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस सी हैविंग अ चार्ज ऑफ क्यू। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चार्ज ऑफ क्यू इज कनेक्टेड अक्रॉस अन, ये भी किया था, अनचार्ज है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन का मतलब है कॉमन पोटेंशियल। तो यहां से फाइंड कॉमन पोटेंशियल, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बाई C1 प्लस C2, या ऐसा भी कर सकते हो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। Q2 तो है ही नहीं, Q1 इज Q, C1 की जगह C प्लस 2C, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो नेक्स्ट है चार्ज लॉस्ट बाय द कैपेसिटर ए। ये मेरा कैपेसिटर ए है, इस पे पहले चार्ज था कितना, Q, अब चार्ज कितना है
C इंटू कॉमन पोटेंशियल, दोनों को माइनस कर लेना, चार्ज लॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, ये नहीं पसंद, कोई बात नहीं, इन दोनों में चॉइस है, पूरे में चॉइस नहीं है भाई, इन दोनों में चॉइस है, थर्ड में। पेपर भी पढ़ना आना चाहिए, चॉइस इनमें है, पता लगे तुम सोचो इसमें और इसमें, ये पूरे में और इसमें है, ऐसा नहीं है, थर्ड में है। हमने क्वेश्चन किया हुआ है, जब हम डायलैक्ट्रिक्स डालते थे तो हमने किया हुआ है, ये 2K, ये K, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी 2K एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय d/3, इसकी क्या होगी K एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय 2d/3, और ये किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो मैंने बताया था सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो ये C1 C2 निकाल लेना और फिर सीरीज का फॉर्मूला लगा देना C1 C2 बाय C1 प्लस C2, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बुकलेट में किया हुआ है ये C1 C2 वाला क्वेश्चन सेम। ठीक, तो नेक्स्ट, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, फ्लक्स एक फेस का क्या होगा, ये C आंसर, नहीं C नहीं, B, क्योंकि टोटल क्यूब का फ्लक्स क्या होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 फेस हैं, एक फेस का डिवाइड बाय 6 कर देना आंसर। नेक्स्ट, फिर से रिपीट है एक तरीके का क्वेश्चन, कह रहा है 3 चार्जेस देख रहे हो ट्राइंगल के ऊपर पड़े हुए हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट। तो इसमें 3 चार्जेस हैं, पहले एनर्जी इसकी, फिर एनर्जी इसकी, फिर एनर्जी इसकी, तो 3 सेट ऑफ एनर्जी ऐड कर देना। बी पार्ट में क्या निकालना है, पोटेंशियल डी पे निकालना है, डी पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई L/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L/2, ये तो 0 हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा L² माइनस L/2 का होल स्क्वायर। तो तीनों चार्जेस का यहां पोटेंशियल निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, दो 2024 फिर से सेट भी होगा ना, 23-24 चल रहा है अभी, ये लो। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है रिंग के ऊपर, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है, तो कह रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या उसी के अलोंग है। देखो लॉजिक तो इसका ये बोलता है कि आप इसमें पहले ये रिंग लें, इसका स्मॉल एलिमेंट लें DQ, यहाँ पर E निकालना है तो +1 रखें, ये DQ इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा E या DE के साथ। फिर एक एलिमेंट यहाँ पे लें DQ, ये एलिमेंट भी यहाँ पर इसे +1 को रिपेल करेगा DE। फिर इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, ये DE के कंपोनेंट्स आपस में कैंसल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड DE नीचे की तरफ हो जाएगा, दोनों की तरफ से नीचे। तो DE का जैसे ये थीटा है, ये थीटा कॉस कंपोनेंट इधर चला गया, D sin थीटा कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। चलो तुमने वैल्यू तो नहीं प्लॉट करनी, तुम्हें डायरेक्शन बतानी है, तो नेट डायरेक्शन कहाँ पर होगी, नीचे। अब सेम रूल इसके साथ है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव इस +1 को अट्रैक्ट करेगा तो वेक्टर्स फिर इसी के ऊपर बनेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी कहाँ बनेगा, नीचे। तो ओवरऑल +1 को रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई सच में उसी के लॉन्ग ही होगा।
अब ये चीज़ देखो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है उसको तो पता है, हमने बुकलेट में किया भी था आर्ट्स के साथ काम, पर कहीं ना कहीं ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर उठ गया। तो वो कह रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ओसी के अलाउ होगा? आंसर यस। फिर वो कह रहा है कि क्योंकि इसका पोटेंशियल ओ पे नॉन जीरो है, इसलिए पहले एक बात बताओ, जब तुम यहां पर इसका पोटेंशियल निकालोगे ये तो जीरो होगा, क्योंकि आधी रिंग पॉजिटिव आधी रिंग नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल यहां पर क्या होगा? जीरो। और अगर नेट पोटेंशियल यहां पर जीरो होगा तो ये तो स्टेटमेंट टोटली गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत हो गई। आंसर तो देखना ही नहीं, सेकंड को तो देखना ही नहीं है, रीजन तो बड़ी दूर की बात है, स्टेटमेंट ही ठीक नहीं बोल रहा वो तो। सही है यहां तक। तो नेक्स्ट इसमें 4 पॉइंट चार्जेस, ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं और ये कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे रख दिए गए। 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। क्या निकालना है? फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। तो ये नेगेटिव इसे अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये नेगेटिव इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट, कैंसल। ये पॉजिटिव इसे क्या करेगा? रिपेल। ये पॉजिटिव रिपेल, कैंसल। नेट आंसर इज जीरो। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, नेट आंसर जीरो। नेक्स्ट है, अगर नहीं पसंद, वैसे तो पसंद आना चाहिए, नहीं पसंद तो ये लो। 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिको फैरेड आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रख दिए। 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड, ये लो। और आपने और साइड इसकी गिवन है 10 सेंटीमीटर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेंट्रॉइड पे। वैसे तो हमने एक रिजल्ट कर रखा है शॉर्टकट, जितने सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनके सेंटर पे नेट ई जीरो होता है, पर फिर भी अगर किसी ने प्रूव भी करना हो सब्जेक्टिवली तो इसके अंदर एक काम करो, यहाँ ई निकालो +1। मान लो डिस्टेंस आर 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 है, ये 1 इसे रिपेल करेगा, ये रहा एफ, चलो ये रहा ई, और ये 1 इसे रिपेल करेगा, ये रहा ई, ये 1 इसे रिपेल करेगा, ये रहा ई। इनमें एंगल बनेगा 120। तो इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट आंसर आएगा √e का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर प्लस 2e cos 120। cos 120 माइनस हाफ है, नेट आंसर सॉल्व करके e ही आएगा। फिर e और e आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 2 नंबर तो लेने हैं भाई, सब्जेक्टिव है, दिखाना तो पड़ेगा ही कि मैंने कैसे किया। तो सेंट्रॉइड पे सीधा रिजल्ट वहाँ लिख दोगे, नेट आंसर जीरो होता है, तो आपको इसका वेक्टर से दिखाना पड़ेगा कि ये 2 वेक्टर का रिजल्ट है, इसे क्या करेगा? कैंसिल करेगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करते थे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ठीक? पहले वाला पार्ट ज्यादा बेटर था मेरे, नहीं? नेक्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स डायमेंशन। चलो, फाइंड द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट डायमेंशंस। अब डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे ये तो बता दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू एरिया। एरिया का तो L स्क्वायर है, E का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज इंटू एरिया। फोर्स का मतलब MLT -2, चार्ज का मतलब एम्पियर इंटू टाइम, और एरिया का मतलब L का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर। भाई ये इंटू एरिया तो और तरीका ही नहीं है कुछ करने का, ठीक है? यहाँ तक तो E फोर्स बाय चार्ज होता है ना, फोर्स चार्ज एरिया। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में E वेक्टर गिवन है आपको, और वो n कैप क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। और आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है।
फ्लक्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इस बार एरिया वेक्टर क्या है, एन कैप, तो ई वेक्टर पुट कर देना 100 आई कैप डॉट एन कैप पुट कर देना 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। अब इसका क्या लेना, डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा आंसर है ई डॉट एस। ठीक, नेक्स्ट 29 पैसेज भी डाल दिया इसने, तो यही डाला था क्या स्कूल में भी, ओहो यार मिस कर गए। पैसेज में पढ़ता नहीं, सीधा आंसर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द पोलर मॉलिक्यूल HCl। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइलेक्ट्रिक इज करेक्ट। तो क्वेश्चन है, पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज नेट डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल। सही है, पोलर के अंदर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तभी तो नाम उसका पोलर है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ तो दूरी होती है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उनका होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है किसमें, कैपेसिटर के अंदर, तो फिर क्या होता है, अभी किया था, कैपेसिटेंस बढ़ती है, V घटता है, E भी घटता है, तो क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, घटती है, तो एनर्जी स्टोर भी घटेगी। एनर्जी स्टोर कैसे घटेगी, देखें मैंने भी क्या बताया था, कैपेसिटेंस कितने टाइम हो जाती है, K टाइम्स। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाय, तो पोटेंशियल K टाइम्स घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स घटता है। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर KC इंटू V क्या है, V ये रहा ऐसे, तो नई एनर्जी क्या होगी, हाफ KC इंटू क्यू बाई KC का होल स्क्वायर, तो एनर्जी चेक करो K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एनर्जी की वैल्यू भी घटेगी, पोटेंशियल भी घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा और एनर्जी भी घटेगी। ठीक, वैसे हमें वो बुकलेट में लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं। एयर फील्ड कैपेसिटर, इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज।
एयर फील्ड कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी, एक स्लैब को डाल दिया जिसकी थिकनेस d/5 है, तो फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा इसमें, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k, और डी टी की वैल्यू d/5 आंसर। ठीक, नेक्स्ट है दो कैपेसिटर्स गिवन है 2C0 6C0, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड किया था हमने, पहले सीरीज में लगा लेना हाफ CV² लगा लेना, फिर पैरेलल में लगाना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, हाफ CV² निकालना, और दोनों को डिवाइड करना, एनर्जी की रेशियो, एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है। ए और बी दोनों करेक्ट है, वो बताता हूं, मैंने बेस्ट आंसर दिया है, बताता हूं क्यों। क्वेश्चन नंबर हाँ बोलो कौन सा इसका, हाँ इसका ना बी आंसर भी मार्क्ड है, बी आंसर से मार्क्ड है, नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसा है, जब आप कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डालते हो, ये लो, तो आपने कैपेसिटर लिया, डाइलेक्ट्रिक डाला, ये प्लस ये माइनस, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो अंदर क्या है, अंदर पोलर पड़ा हुआ है, अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी ऐसी, तुमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ही होता है, वो यही कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या राइट होता है टुवर्ड्स द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर ट्रू है इसलिए। और मैं पहले के साथ ज़्यादा जाऊंगा इसमें, पहला तो बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट है, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा होता है प्लस एंड माइनस, और प्लस चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेल्स होती हैं, स्फेयर की फॉर्म में होता है, तो स्फेयर की फॉर्म में, और पहले स्पेसिंग कम होती है फिर बढ़ती रहती है, और नेगेटिव में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ओवरलैप करने की जरूरत नहीं, दूर दूर रख लो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो ये क्वेश्चन देखो ना, मतलब 2024 में क्या डाला है उसने उठा के। क्या क्वेश्चन है, दो चार्जेस है Q1 Q2, Q1 Q2 का पोजीशन वेक्टर गिवन है, R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर, और ये चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में पड़े हुए हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, आपको एक्सप्रेशन बताना है पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर मैं इस बात को प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, और ये 2 बार आया है, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ये आपका पहला चार्ज है Q1, ये आपका दूसरा चार्ज है Q2, तुम्हें इसका पोजीशन वेक्टर दिया है R1 वेक्टर, तुम्हें उसका पोजीशन वेक्टर दिया है R2 वेक्टर, ये रहा ऐसे, ठीक है, ये गिवन है, और तुम्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है E, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम पड़ा हुआ है, Q1 Q2 के अलावा भी कहीं तो एक चार्ज है जो यहां पर फील्ड लगा रहा है, तुम्हें सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। अब देखो ना, कई लोग कहेंगे एनर्जी क्या निकालनी, हो तो गई, मैंने कहा क्या, कहते हैं 1/4 और Q1/R1 Q2/R2, गलत, बिल्कुल ही गलत। अब इसमें क्या रूल लगेगा, इसमें ये रूल लगेगा कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी ये बोलती है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पे कुछ तो पोटेंशियल लगाया होगा V1, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ तो पोटेंशियल लगाया होगा यहां पर V2। अब E है तो V तो होगा ही होगा, राइट।
अब तुमने इन्फिनिटी से यहां पे एक चार्ज को रख दिया Q1, तो तुम्हारा वर्क डन कितना लगा, Q1 इंटू V1, ये पहली एनर्जी लगी तुम्हारी। फिर दूसरी एनर्जी तुमने यहां पर Q2 को रखा, तो यहां पर क्या आएगा, Q2 इंटू V2। और रादर मुझे ऐसे लिखना चाहिए, Q1 इंटू V1 के ब्रैकेट में R1, यानी कि V1 इज अ फंक्शन ऑफ R1, फंक्शन ऑफ R1, तो V1 R1 का बना हुआ है। तो ऐसे ही Q2 V2 का मतलब V2 के ब्रैकेट में डालना चाहिए R2, यानी कि V2 में कहां पे निकाल रहा हूं, एट अ डिस्टेंस ऑफ R2। और जब तुमने इनको प्लेस कर दिया, इमेजिन करो इनके बीच में डिस्टेंस R12 है, अब तीसरी एनर्जी आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। फाइनल आंसर है इसका ये। फिर कहते हैं पेपर मुश्किल था, पेपर तो अपना भी मुश्किल था यार, अब ये लेवल पूछेगा तो मुश्किल ही होगा, ठीक है, सीरियसली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और तुमने उसमें चार्ज को रखा, तो तुम्हें ये तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, साथ में तुम्हें वो भी करना पड़ेगा ताकि वो रिपेल ना हो जाए। तो इसका आंसर है। तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, P गिवन है, E गिवन है, थीटा गिवन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, -P cos थीटा वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, वो तो ही जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है। पर एक अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हें, नहीं अच्छी बात नहीं है, इसमें चॉइस नहीं, इसमें चॉइस है। तो चॉइस है थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, और इनमें चॉइस, हाँ ए और बी में, राइट राइट, ए और बी में चॉइस है, राइट डन। तो चलो छोड़ो उसे, फिर अब देखो एक शेल है R और तुम्हें क्या निकालना है, गॉस थ्योरम से E की वैल्यू निकालनी है, शेल के बाहर शेल के अंदर, ये तो डेरिवेशन डाल दी, चलो ये कर दिया। नेक्स्ट है दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं जिसकी लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लैम्डा 1 भी गिवन है +10 और लैम्डा 2 भी गिवन है -20। दे आर केप्ट पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर दूरी पे है ये। तो आपको निकालना है मिडवे, मिडवे का मतलब 0.5 मीटर पे E की वैल्यू इसमें क्या होगी, हाँ E क्या होगा, जहां E निकालना है वहां चार्ज +1, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो E कितना लगाएगा, लैम्डा 1/2πε0 R, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो E कितना लगाएगा 2πε0 R, ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 है, ऐड कर देना आंसर। ये आसान क्वेश्चन है, जस्ट इनफाइनाइट वायर का E का फॉर्मूला लगवाया और दोनों को ऐड कर दिया आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आप ये चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। खत्म नहीं होंगे। प्लस थ्रू क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन नेट चार्ज इनक्लोज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट भी आता है, सिर्फ Q नहीं आता, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी आता है, तो ये ऑप्शन है। फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन का मतलब फोर्स अपॉन चार्ज E। पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस R एंड 2R, एक पॉइंट चार्ज है, ये रख दिया, और थोड़ा थिक शेल है, अंदर का रेडियस R है और बाहर का रेडियस 2R है, थिक शेल है, कंडक्टिंग शेल है। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर एंड आउटर, तो Q विल जनरेट -Q एंड विल जनरेट +Q, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, -Q डिवाइडेड बाय 4πr², और यहां पे क्या होगी, Q डिवाइडेड बाय 4π2r², डिवाइड कर लेना 4:1, सिग्मा की रेशियो आ जाएगी आंसर।
ठीक है यहां तक। 2 पॉइंट चार्जेस हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ, 2 पॉइंट चार्जेस हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ r12 पे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं एनर्जी निकालो। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है 1/4πε0 q1 q2 बाई r12। लेकिन अगला पार्ट है, अगर एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई कर दिया, अब एनर्जी निकाल लो। अब ये वही पार्ट है जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वही r1 वही r2 वही v1 वही v2 चेंज हो गया क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी आ गया। वही फॉर्मूला लिखो, हाँ ठीक, वही सेम चीज आएगी। तो राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, कोई मर्जी प्रॉपर्टी लिख दो, पोटेंशियल सेम होता है और जो वर्क डन जीरो होता है उनके ऊपर चार्ज को रखने का, जो मर्जी लिख दो। और नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई की वैल्यू वो दे रहा है आपको। हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज, तो क्या निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस ई का मतलब 10r प्लस 5 dr, कहां से कहां, 1 से लेके कहां तक, 10 तक। इसे इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा इसमें, सही ठीक है। यहां तक ई डी आर से करेंगे, आर की लिमिट लग जाएगी। दो चार्जेस हैं Q1 एंड माइनस Q2, तो ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, डिस्टेंस कितना इनके बीच में, r। एक्सप्रेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस अ थर्ड चार्ज Q3, तो कुछ भी नहीं करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, तो इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो और इसकी निकाल लो। नहीं तो ऐसा कर लो, इनका चार्ज, इनका पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल को Q से मल्टीप्लाई कर लो, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज एनर्जी या वर्क डन। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द वर्क डन बी जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है Q1 से कितनी दूरी पर वर्क, यहां पर वर्क डन जीरो है। जब वर्क डन जीरो है तो समझो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, यहां पर पोटेंशियल भी जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है, नहीं बीच में कैसे आएगा, हाँ तो एस, चलो ऐसे कर लो, तो एक Q1 कर लो, ये कितना है माइनस Q2 कर लो, ठीक है। कह रहे लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस है, वर्क डन भी जीरो, चलो ठीक है, तो ये r है तो x और r माइनस एक्स कर लेते हैं, तो फ्रॉम तो Q1 ही लिया x। अब राइट लू लेफ्ट लू कुछ भी लो, दो केस बनाने पड़ेंगे। अगर मैं राइट लेता हूं और मैं यहां पर पोटेंशियल निकालता हूं 1/4πε0 Q1 बाई एक्स माइनस Q2 बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू क्या करूंगा, जीरो। और दूसरा केस ये भी बनाऊंगा कि अगर मैंने ये डिस्टेंस ऐसे ना लिया, ये Q1 और ये माइनस Q2 लेके, ये मैंने क्या लिया, x यहां पे ले लिया और मैंने यहां पर जीरो कर दिया और ये डिस्टेंस r है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई x और Q2 डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स। तो आपको दो, अगर ऑन दी लाइन है फिर एक कर दो, अगर फ्रॉम दी लाइन है तो फिर दूसरा भी कर देंगे, मतलब डिपेंड करता है। वैसे ऑन दी लाइन में तो ये भी आ जाता है, ऑन दी लाइन में तो लाइन तो है ही, एक्सियल लाइन तो है ही है ये भी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये पॉइंट सारा क्लियर है, आइडिया समझ में आ रहा है कि ये कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स काम कर रहे हैं इसमें।